नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि आपको कंप्लीट हरियाणा जीके करवाएंगे, तो उसी को हम आगे बढ़ते हुए आज स्टार्ट करेंगे हरियाणा के इतिहास के बारे में कि हरियाणा के इतिहास के में हमें किन किन स्रोतों को देखने के मिलता है, कौन से राजा थे, कहाँ पर आक्रमण किया था, उन सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हम हरियाणा के इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व जो हमारा भारत है वो 16 जनपदों में बंटा हुआ था। कितने जनपदों में बंटा हुआ था? 16 जनपदों में बंटा हुआ था। जो ये आपके 16 जनपद हैं, इनमें सबसे शक्तिशाली जनपद आपका मगध था। शक्तिशाली कौन था? आपका मगध है कि जो 16 जनपद थे, इनमें सबसे शक्तिशाली आपका कौन था? तो ये आपका कौन था? मगध था। इस मगध की राजधानी कौन सी? इस मगध की राजधानी राजगिरिया है। इसकी राजधानी कौन सी थी? राजगिरिया है। अगर आपसे पूछे कि जो सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा? मगध, उसकी राजधानी राजगिरिया है। इस राजगिरिया को हमें गिरिवर्ज के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम है गिरिवर्ज। यह था आपका सबसे शक्तिशाली। अब मैन हमें क्या देखना है हरियाणा के बारे में। ये जो 16 जनपद थे, इस जनपद में एक जनपद था कुरु। कौन सा था? कुरु था। ये जो कुरु जनपद है, ये कुरु जनपद को ही हम हरियाणा के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? हरियाणा। इसमें हमें क्या देखना है कि जो 16 जनपद थे, इस 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली था आपका मगध। इस मगध की राजधानी थी आपकी राजगिरिया। इसको अन्य नाम है गिरिवर्ज। इन 16 जनपद में से एक कुरु जनपद था। ये जो कुरु जनपद है, इसको ही हम हरियाणा के रूप में जानते हैं। इस कुरु की राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। अगर आपसे वर्तमान पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? दिल्ली। जो इंद्रप्रस्थ है, ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये आपका आंसर होगा दिल्ली। तो इसमें हमें मेन बात क्या देखने को मिली कि जो 16 जनपद थे हमारे, उन 16 जनपदों में जो कुरु था वो ही हमारा क्या था? हरियाणा था। इस कुरु ने ही, कुरु वंश के राजा कौन थे? कुरु राजा। उसने ही कुरुक्षेत्र को बसाया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा 16 जनपद है, ये गौतम बुद्ध के समय थे। इनका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है कि जो ये हमारे 16 जनपद हैं, इन 16 जनपदों का जानकारी या वर्णन कि इन 16 जनपदों की हमें कौन से स्रोत हैं जो हमें इन 16 जनपदों की जानकारी देते हैं। तो इन 16 जनपदों की जानकारी हमें एक हमारे बौद्ध ग्रंथ, एक हमारा हो गया जैन ग्रंथ। इन बौद्ध व जैन ग्रंथों से हमें 16 जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया बौद्ध ग्रंथ। इसमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं जैन ग्रंथ। ये कौन सा गया हमारा? भगवती सूत्र। ये हमारा हो गया जैन ग्रंथ, ये हमारा हो गया बौद्ध ग्रंथ।
इस अगुंतर निकाय व भगवती सूत्र में हमें गौतम बुद्ध के समय 16 जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत कितने जनपदों में बंटा हुआ था? 16 जनपदों में बंटा हुआ। इनमें सबसे शक्तिशाली कौन हो गया? आपका मगध हो गया। इसकी राजधानी आपकी राजगिरिया होगी। इसका अन्य नाम हो गया गिरिवर। इन 16 जनपदों में से कुरु जनपद था, उसको ही हम हरियाणा के रूप में जानते हैं। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में क्या है? दिल्ली है। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथ है अगुंतर निकाय व भगवती सूत्र में हमें जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन HSC के द्वारा पूछा गया था कि हमें 16 जनपदों की जानकारी किसके माध्यम से पता चलती है? तो अगुंतर निकाय व भगवती सूत्र के द्वारा हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे हरियाणा के अंदर मौर्य काल की सर्वप्रथम हरियाणा पर मौर्य काल के बारे में जानकारी। मौर्य काल ये जो आपका मौर्य काल है, यानी जो आपका मौर्य वंश है, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की। इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कि मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? उसका आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। मौर्य वंश ने जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, इसने मौर्य वंश की क्या की? स्थापना करी। किसको हराकर करी? तो एक नंद वंश था। कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश के राजा थे महापनानंद। ये इसके राजा से, कौन से? नंद वंश के राजा थे महापनानंद। इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की क्या की? स्थापना की। अब आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर ली, इसने कब से लेकर कब तक राज किया था? तो ये आपका आंसर होगा 322 ईसा पूर्व से 198 ईसा पूर्व। ये था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। शासनकाल किसका हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। पूरा मौर्य काल है जो आपका, इस पूरे मौर्य काल का शासनकाल क्या रहेगा? 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ये था आपका पूरा मौर्य काल। पूरा मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। मौर्य काल का प्रथम राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आपसे पूछा जाए 322 ईसा पूर्व से लेकर 198 ईसा पूर्व से। चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी माता का नाम था सुरा। माता क्या नाम था? सुरा। ये इसकी माता का नाम था सुरा। अब एक HSC यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की कौन से विद्वान ने इसको राजगद्दी पर बिठाया? उसका नाम होगा चाणक्य। जो हमारा चाणक्य है, इस चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छा योद्धा बनाया और इस महापनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को इसे राजगद्दी पर बैठाया। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये किस कुल का माना जाता है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य कुल पूछे आपसे, तो ये आपका होगा क्षत्रिय कुल से। क्षत्रिय कुल कि जो हमारा क्षत्रिय कुल है, इसी कुल से माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त है।
जो ये हमारा क्षत्रिय कुल है, जो हमारा नेपाल का जो तराई वाला स्थान है, उस तराई वाले स्थान में एक क्षत्रिय कुल रहता था। इसी कुल से माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ये कुल कहाँ था? नेपाल के तराई वाले स्थान पर, नेपाल के तराई वाले स्थान पर एक क्षत्रिय कुल था। इसी कुल का ये चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मौर्य काल, अगर आपको पूरा मौर्य काल का शासन पूछे तो आपका आंसर होगा 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। मौर्य काल है, इसकी मौर्य वंश, मौर्य काल, इसकी स्थापना, इसको आप वंश भी कह सकते हो, मौर्य वंश, कंफ्यूज मत होना, कि जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना की किसने की? इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसको हराकर की? तो आपका एक नंद वंश था, नंद वंश को राजा था महापनानन, इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पूछे तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 198 ईसा पूर्व, ये था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। इसकी माता का नाम पूछे तो आपका सुरा हो गया, इसका कुल पूछे तो इसका हो गया आपका क्षत्रिय कुल। ये कहाँ पे था? जो हमारा नेपाल वाला क्षेत्र है उसके तराई के वहाँ पे रहता था क्षत्रिय कुल। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। हमारा मौर्य वंश, इस मौर्य वंश के समय एक राजा था सेल्यूकस। कौन सा राजा था? सेल्यूकस। एक हमारा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। जो सेल्यूकस राजा था, ये सेल्यूकस राज्य जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से के भाग में हमारा कौन सा सेल्यूकस था? ये रहता था पश्चिमी हिस्से के दौरान। उसके बाद में जो हमारा चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त जो पूर्वी हिस्सा था उसमें किसका राज था? चंद्रगुप्त का राज था पूर्वी हिस्से में। एक था सेल्यूकस, एक था चंद्रगुप्त मौर्य। जो सेल्यूकस था इसका जो पश्चिमी हिस्सा था, इस पश्चिमी हिस्से पर किसका अधिकार था? सेल्यूकस का। और जो हमारा इंडिया का जो पूर्वी साइड है उस साइड पर कौन था? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, जिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। मानते हैं कि इसके पास सबसे अच्छा विद्वान था जो चाणक्य था, बट इसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। ये अभी अभी युद्ध करके महापनानन से राजगद्दी पर बैठा था। तब इधर ये आपका सेल्यूकस था। ये सेल्यूकस एक बड़ा राजा था। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या सोचा कि क्यों ना इस सेल्यूकस से एक संधि कर ली जाए, जिससे हम दोनों के बीच में एक वार्तालाप हो और हम दोनों मिलकर राज कर सकें। तो इस सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। इस चंद्रगुप्त ने क्या कहा कि सेल्यूकस भाई साहब, आप मेरे साथ एक संधि कर लो, ना मैं आपको कुछ कहूँगा ना आप मेरे को कुछ कहेंगे, दोनों हम अपनी अपनी जगह राज करेंगे। तो सेल्यूकस ने भाई साहब ने इसकी बात मान ली। ठीक है भाई साहब, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी हिस्से पर राज किया और सेल्यूकस निकट ने पश्चिमी हिस्से पर राज किया, जो हमारा पूर्वी अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तानी हो गया, इस हिस्से पर किसका राज था? तो सेल्यूकस का राज था। और जो पूर्वी हिस्सा हमारा इंडिया वाला, उस हिस्से पे किसका राज था? तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का राज था। तो सेल्यूकस ने भाई साहब ने क्या कहा कि मैंने तेरी बात तो मान ली, अब मेरे को कुछ दे
तो इस सेल्यूकस चंद्रगुप्त ने क्या किया, इस सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। 500 हाथी इसको उपहार स्वरूप भेंट किए। इन दोनों के बीच में क्या होगी, संधि होगी। अब चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल आराम से शासन कर रहा था कि हमारे बीच में संधि हो चुकी है, ना तो ये हमारे पे कोई आक्रमण करेगा, ना मैं इस पे कोई आक्रमण करूंगा। इन दोनों के बीच में क्या हो चुकी है, एक संधि हो चुकी है। इस संधि के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए। अपनी अपनी जगह दोनों खुश थे। उसके कुछ दिनों बाद में सेल्यूकस ने क्या सोचा कि अभी तो चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी बैठा है, इसके पास सीमित सेना है। थोड़े समय के बाद में चंद्रगुप्त के पास एक बड़ी सेना होगी, इसके पास पूर्वी हिस्सा है, क्या पता ये तेरे पे आक्रमण कर दे। हो सकता है आक्रमण करने के बाद में जो हाथी दिए हैं ये भी वापस ले ले और ये क्षेत्र भी वापस ले ले। तो सेल्यूकस ने क्या किया, इसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया जाए, तो जिससे ये आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो सेल्यूकस की एक बेटी थी, क्या थी, बेटी, जिसका नाम क्या था, हेलेना। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना थी, इस हेलेना का विवाह किसके साथ किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस ने अपनी बेटी से क्या कहा कि बेटी हेलेना, अब तू ही चंद्रगुप्त मौर्य को झेलना। अब ये जिम्मेवारी तेरी है कि वो तेरे साथ में रहे और हम दोनों अपनी अपनी जगह पर राज कर सकें। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ है, हेलेना से। किसकी पुत्री थी, सेल्यूकस की पुत्री थी। अब ये जो हमने अभी आपको बताया कि सेल्यूकस की पुत्री हेलेना थी, इसका विवाह किसके साथ हुआ है, चंद्रगुप्त के साथ इसका क्या हुआ है, विवाह है। इस विवाह की जानकारी हमें किस में मिलती है, तो एम्पियान्स, इसकी जानकारी हमें, इस विवाह की जानकारी हमें एम्पियान्स में मिलती है। एम्पियान्स ये एक पुस्तक है जिसमें हमें सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों के बीच में संधि हुई थी, जिसमें सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना, इसका विवाह किससे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये सब बात आपको समझाने के लिए थी। इसमें आपको मेन यही बातें देखनी है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों के बीच में संधि हुई। उस संधि में 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए। उसके बाद में सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह किससे किया, चंद्रगुप्त मौर्य से। अब सेल्यूकस थे, इस सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक कवि भेजा। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या भेजा, एक कवि भेजा। उसका नाम पूछती है आपसे एचएससी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मेगस्थनीज। ये उसका नाम था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दरबारी कवि भेजा था जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका पुस्तक। क्या नाम था, इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या हो गया, इंडिका हो गया। ये कहाँ का था, यूनान का। किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। भेजा किसने, सेल्यूकस ने भेजा था। इस मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इस पुस्तक में हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने किस प्रकार शासन किया था, कौन से इसने व्यवस्था चलाई, इन सभी का वर्णन हमें जो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में हमें इसकी जानकारी मिलता है। एक इसके दरबार में कौन था, चाणक्य। चाणक्य जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य। इस कौटिल्य की भी एक पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य और मेगस्थनीज, इन दोनों की पुस्तकों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार शासन किया, इस शासन की हमें जानकारी मिलती है। ये था हमारा मौर्य वंश।
एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो हमारा मौर्य वंश था, इस मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर? एक नंद वंश का शासक था महापनान, उसको हराकर इसने मौर्य वंश की क्या की? स्थापना की। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ संधि की? सेल्यूकस के साथ संधि की। इस संधि में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दान में दिए। किसको? सेल्यूकस को, या उपहार समझ लेना, उपहार में दिए। उसके बाद में सेल्यूकस ने क्या किया? अपनी बेटी थी हेलेना, इस हेलेना की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी। इसकी जानकारी हमें एम्पियंस में मिलती है। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या भेजा था? दरबारी कवि भेजा था, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था मेगस्थनीज। उसकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। उस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व, ये था ईसा पूर्व। ये था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हम देखते हैं, इसका पुत्र था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था एक बिंदुसार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रगुप्त के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो उसका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। ये चंद्रगुप्त का क्या था? पुत्र था बिंदुसार। इस जो बिंदुसार है हमारा, इस बिंदुसार को जो यूनानी थे, यूनानी, वो इसको अमित्रघात कहते थे। अमित्रघात। जो बिंदुसार था आपका, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, इसको यूनानी अमित्रघात कहते थे। अमित्रघात इसको क्यों कहते थे? इसका मतलब क्या अमित्रघात का? शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, नाश करने वाला, कि जो शत्रु है उनका नाश करने वाला यूनानी इसको बोलते थे। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार के दरबार में एक यात्री आया था डायमेक्स। एक यात्री था डायमेक्स। डायमेक्स क्या नाम उसका? उसका नाम है आपका डायमेक्स। ये किसने भेजा? एंटियोनस प्रथम ने भेजा। एंटियोनस प्रथम ने। इस बिंदुसार के बारे में आपसे इतना ही जानकारी रखनी है कि जो डायमेक्स यात्री है वो किसके दरबार में आया? तो बिंदुसार के दरबार में आया। किसने भेजा? एंटियोक्स ने भेजा। पीछे हमने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके दरबार में यात्री कौन सा आया? मेगस्थनीज। किसने भेजा? सेल्यूकस ने। कहाँ का था? यूनान का था। तो इसी प्रकार बिंदुसार के दरबार में यात्री आया था डायमेक्स। बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स किसने भेजा? एंटियोनस प्रथम ने। बिंदुसार के बारे में हमें इतनी जानकारी रखनी है कि उसके दरबार में यात्री कौन सा है? डायमेक्स। भेजा किसने? एंटियोनस प्रथम ने। यूनानी ने इसको क्या कहा है? अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। ज्यादा इसने कुछ नहीं किया था। उसके बाद में एक शासक आता है आपका अशोक। ये आपका महानतम शासक था अशोक। ये सीक्वेंस हम चलने देते हैं। ये हमारा था अशोक। बिंदुसार का ही पुत्र था आपका अशोक। कौन था? अशोक। इस अशोक ने शासन कब से कब तक किया?
तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ये आप याद रखना। अच्छा सी ये आपसे पूछ लेती है कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो आपका 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व किसका शासन था? आपका अशोक का क्या था? शासन काल था। ये जो आपका अशोक है, माना जाता है कि जो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये राजगद्दी पे बैठा था। हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। कितने भाइयों की हत्या करके? 99 भाइयों की हत्या करके। कब? 273 ईसा पूर्व। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये 273 ईसा पूर्व रे राजगद्दी पर बैठा था, इसने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो राज्याभिषेक तो 269 ईस्वा पूर्व में ये इसने क्या किया? राज्य अभिषेक करवाया अपना। और ये राजगद्दी बैठने से पहले जो अशोक है कहाँ का शासक था? तो ये था आपका उज्जैन। कहाँ का शासक था? उज्जैन का। उज्जैन का शासक था, जिसे अवंती भी बोलते हैं। ये राजगद्दी पर बैठने से पहले उज्जैन या अवंती का शासक था। कब बैठा? 273 ईसा पूर्व में। लेकिन अपना अभिषेक कब करवाया? 269 ईसा पूर्व। कितने भाइयों की हत्या करके? 99 भाइयों की हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठा था। तो 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व इसको हम बोलते हैं गृह युद्ध, क्योंकि इनके बीच में एक गृह युद्ध छिड़ा रहा, जिसमें से ये सभी भाई गद्दी को लेकर एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा अशोक था, इस अशोक की शादी, जो हमारा अशोक था इसकी शादी हुई थी, किससे हुई थी? देवी से। देवी से। इस देवी के एक पुत्र व एक पुत्री थे। एक पुत्र एक पुत्री, महेंद्र व संगमित्रा। पुत्र क्या नाम था? महेंद्र। तो पुत्री क्या नाम है इसका? संगमित्रा। संगमित्रा। ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पे भेजा? तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका। किसको भेजा? अपने पुत्र व पुत्री, जिनका नाम क्या है? महेंद्र व संगमित्रा। आपसे पूछा जाए कि महेंद्र व संगमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पे भेजा, तो आपका आंसर क्या होगा? उनको भेजा गया श्रीलंका में। जो आपका अशोक है, अशोक एकमात्र सर्वप्रथम ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले शिलाओं पर लेख लिखने शुरू किए। शिलाओं पे लेख का मतलब है कि उस समय जो पहाड़ थे, उनके बड़े बड़े पत्थर थे, उनको सपाट करके उन पे कुछ लेख लिखे जाते थे। तो सर्वप्रथम वो किसने लिखे? वो लिखे आपके अशोक ने। तो सर्वप्रथम लेख किसने लिखे? आपके अशोक ने। लेख किसने लिखे? अशोक ने। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपका अशोक था, इस अशोक के हमें एक लेख मिला है। इस अशोक का वो कहाँ से मिला है? मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपका रिपीट कर देते हैं कि इसका जो हमें लेख मिला है, लेख या अभिलेख एक ही बात है। अभिलेख ये हमें कहाँ से मिला है? टोपरा से
ये कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। टोपरा नामक जिस समय हमें लेख मिला था उसमें टोपरा अम्बाड़ा में था, लेकिन वर्तमान में टोपरा कहाँ है? वर्तमान में टोपरा आपका यमुनानगर में है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इस टोपरा नामक स्थान से हमें कुल कितने विलेख मिले हैं? कुल मिले हमें 7। इन 7 में से 4 ही आपके किसके हैं? अशोक के हैं, और 3 आपके किसके थे? तो 11वीं सदी के एक चौहान राजा था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। उसके विलेख ये 3 थे और 4 किसके थे? अशोक के। इनकी लिपि पूछे, लिपि तो आपका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। अगर इनकी भाषा पूछे तो आपका होगा संस्कृत भाषा। अगर पूछे कि ये जो लेख मिला है हमें अशोक का, ये किस चीज़ की जानकारी देता है, तो ये हमें नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी देता है। और जो हमें विग्रह चतुर्थ के अभिलेख मिले थे, विग्रह चतुर्थ के कितने मिले थे? तो 3 मिले थे। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो विग्रह चतुर्थ था इसने मलेच्छों को पराजित किया था। तो ये था हमारा अशोक के। अगर आपसे हरियाणा में पूछ लिया जाए कि अशोक के हरियाणा में अभी तक कुल कितने शिलालेखों के बारे में जानकारी मिली है, तो हमें इसके टोटल 33 इसके अभिलेख हमें मिल चुका है। और ये जो आपका टोपरा स्तंभ है अभिलेख मिला है, ये वर्तमान में हमारा दिल्ली के अंदर जो पुराना किला है उसमें है। कौन लेके गया था? तो फिरोज शाह तुगलक इसको लेके गया था। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि अशोक के पैतृक गांव, अशोक का क्या पैतृक राज्य या पैतृक गांव? पैतृक राज्य हरियाणा में किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको थानेसर को। किसको माना जाता है? थानेसर को। ये थानेसर आपका कहाँ है? ये आपका है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। किसका पैतृक गांव? अशोक का पैतृक गांव या पैतृक राज्य किसको माना जाता है? थानेसर का। इस अशोक ने थानेसर में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। किसका? बौद्ध स्तूप का निर्माण। बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया? थानेसर में। इस बौद्ध स्तूप में जो हमारे महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, इस बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे। कहाँ पे? बौद्ध स्तूप में। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे इसके बाल व नाखून कहाँ रखे गए हैं? शुद्ध कहाँ है आपका? जगाधरी, यमुनानगर कहाँ पे रखे गए हैं? शुद्ध जगाधरी, यमुनानगर में। ये जो आपका शुद्ध है ये बौद्ध धर्म का क्या है? प्रमुख केंद्र। बौद्ध धर्म का क्या है? प्रमुख केंद्र। कौन सा हो गया आपका? शुद्ध जगाधरी। कहाँ पे है? यमुनानगर में। क्या रखे गए हैं कि महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून। अब मैंने आपको पिछली क्लास में एक यहीं पे करवाया था। ये तो हो गया बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र शुद्ध जगाधरी। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे ताकि आपका ही पता चले कि आप कितना का अच्छे तरीके से क्लास लगाते हैं। तो महात्मा बुद्ध का बाल व नाखून कहाँ रखे गए हैं? शुद्ध जगाधरी, यमुनानगर में। तो शुद्ध जो हमारा बौद्ध धर्म का क्या है? प्रमुख केंद्र है। अब जो अशोक है आपका, इस अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध कब किया? 261 ईसा पूर्व। इस कलिंग युद्ध के दौरान अशोक ने भीषण मारकाट की थी जिसके अंदर 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। तो इस भीषण
मारकाट को देखकर जो अशोक का हृदय था वो पिघल गया और इसने क्या किया, युद्ध करना वगैरह सबको छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। किसको? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। किसको ग्रहण कर लिया? आपके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। जो हमारा ये कलिंग युद्ध है कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। इसकी जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? तो अशोक के जो 13वां शिलालेख है, कौन सा? 13वां शिलालेख। इस 13वें शिलालेख में हमें अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन इंडिया लेवल पे, HSC लेवल पे बार बार रिपीट होता है कि जो कलिंग युद्ध है, इस कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कौन से शिलालेख में मिलती है? तो आपके 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। किसने किया? अशोक ने। 1 लाख से अधिक लोगों की मौत होने के कारण अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। यह था हमारा अशोक। उसके अशोक के बाद में हम आगे बढ़ते हैं यौध्या गणराज्य के बारे में। हमारा अशोक और मौर्य क्या हो गए? कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं यौध्या गणराज्य। कौन सा गणराज्य? यौध्या गणराज्य। यौध्या गणराज्य। यौध्या गणराज्य है, ये हरियाणा में कहाँ पे रहता था? तो ये हरियाणा के अंदर, जो हमारा मैंने आपको पहले करवाया था औरंगाबाद भिवानी के दौरान, औरंगाबाद आपका कहाँ है? भिवानी में। यहाँ पे कौन सा गणराज्य रहता था? यौध्या गणराज्य। इसकी आपसे राजधानी पूछा जाए तो प्रकतिनाथ तक इसकी क्या हो गई? इसकी हो गई राजधानी। ये इसकी हो गई राजधानी। किसकी? यौध्या गणराज्य की। अब मैंने आपसे पहले भी पूछा था, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं कि ये जो यौध्या गणराज्य है, इसकी जानकारी हमें महाभारत के कौन से पर्व में मिलती है? कि इसकी जानकारी महाभारत के कौन से पर्व में मिलती है? तो आपका आंसर क्या होगा? द्रोणा पर्व। ये भी HSC बार बार रिपीट करती है कि जो यौध्या गणराज्य है उसकी जानकारी हमें महाभारत के कौन से पर्व में मिलती है? तो आपका आंसर क्या होगा? महाभारत के द्रोणा पर्व में हमें किसकी जानकारी मिलती है? यौध्या गणराज्य की जानकारी मिलती है। और इस यौध्या गणराज्य की जानकारी हमें एक जो हमारा जूनागढ़ अभिलेख है उसके दौरान भी इसकी जानकारी मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जो हमारा जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी हमें यौध्या गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना कि जो यौध्या गणराज्य था, इस यौध्या गणराज्य में हरियाणा पर शासन करने के लिए कितने हिस्सों में बांटा हुआ था? कि जो हमारा वर्तमान में हरियाणा है इस पर यौध्या गणराज्य जो शासन करते थे, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांटा? तो आपका आंसर क्या होगा? 2 हिस्सों में यौध्या ने हरियाणा को बांटा। वे 2 हिस्से कौन कौन से हैं? एक आपका होगा सिरसा, एक आपका होगा रोहतक। कौन सा? सिरसा व रोहतक। इन 2 हिस्सों में यौध्या ने हरियाणा को बांट के रखा था ताकि जो शासन है वो सुचारू रूप से चल सके। अब मैंने आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कराता कि यौध्या गणराज्य है, इनके सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? सिक्के, ये जो हमने सिक्कों का चैप्टर किया था उसमें मैं कंप्लीट बता चुका हूं। तो सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? औरंगाबाद भिवानी से। सिक्के कहाँ से मिले हैं? औरंगाबाद भिवानी से। यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूं
कि योध्या गणराज्य को सिक्कों के सांचे कहाँ मिले हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है और अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे कि योध्या गणराज्य सिक्कों के सांचे, किसके सांचे, सिक्कों के सांचे। और सिक्के कहाँ से है, औरंगाबाद भिवानी से। इसके जो सांचे हमें कहाँ से मिले हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। उसके बाद में जो हमारा योध्या गणराज्य है, ये माना जाता है कि जो प्राचीन भारत है उस प्राचीन भारत का सबसे बड़ा गणराज्य था। तो प्राचीन भारत का बड़ा गणराज्य कौन सा था, हमारा योध्या गणराज्य प्राचीन हरियाणा का सबसे बड़ा गणराज्य था। जो योध्या गणराज्य था, इसके सिक्के सर्वप्रथम हमें उत्तर प्रदेश से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से। किसको मिले थे, कप्तान कोटले को मिले थे। कब मिले थे, 1834 के दौरान। तो जो योध्या गणराज्य है कि जो योध्या गणराज्य है, इसके सिक्के सर्वप्रथम हमें उत्तर प्रदेश से मिले थे। कहाँ से मिले थे, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कप्तान कोटले को कब मिले, 1834 में। इन सिक्कों से पता चलता है कि हरियाणा पर योध्या गण का अस्तित्व था। और इस जो हमारे योध्या गणराज्य के सिक्के हैं, इन सिक्कों के साथ में भी हमें कार्तिकेय के भी सिक्के मिले हैं। कार्तिकेय के सिक्के, इनका संबंध भी माना जाता है कि योध्या गणराज्य से ही था। किसका संबंध, कार्तिकेय का संबंध कहाँ से था, योध्या गणराज्य से ही था। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको मैटर पसंद आता है और आपको समझ में भी आता है, तो आप क्लास को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब किया करो, ताकि आपको अच्छी से अच्छी क्लास और करवा सकें। और अच्छे से जितना भी क्वेश्चन पूछने वाली है वो इन क्लासों से बाहर नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन आपका इन क्लासों से बाहर नहीं जाने वाला है। अभी कल ही आपका एग्जाम हुआ था HCS का। इस HCS एग्जाम में मेरे करवाए हुए जो पीछे मैंने चैप्टर करवाए हैं हरियाणा के बारे में, जिसमें मैंने हरियाणा का नामकरण दिया है, हरियाणा के साहित्य स्रोत दिए हैं, हरियाणा का प्राचीन साहित्य स्रोत बताया है, उसके बाद में हमने सभ्यताएं पढ़ ली है। उनमें से एक क्वेश्चन उठा था और वो क्वेश्चन हमारी क्लास में ही आया था। वो क्वेश्चन किस प्रकार था, वो क्वेश्चन इस प्रकार था कि प्राचीन समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन में था आपका ब्रह्मावर्त, ब्रह्म की उत्तर वेदिका, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ये 4 थे। और नीचे आपका आंसर था 1, 2, 3 भी हो सकता है, 2, 3 हो सकता है। इस प्रकार इनके आंसर थे। तो ये सब बातें हमने आपको जो पीछे वीडियो है हमारी, इन वीडियो में हमने करवा रखी है। तो आप इनको ज़रूर देखें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा इनसे सहायता मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।